Hello everyone. Today we are going to discuss about one of the most important theorems of statistics. First, let us go through this visualization and try to understand what is it all about. तो सबसे पहले the theorem is called as the central limit theorem, which we are going to explore. So यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिंगल डाई लिया हुआ है हमने, उसके आउटकम 1 2 3 4 5 6 होते हैं, that we know. And each has the equal probability. So उसका जो distribution होता है that is the discrete uniform distribution. Each is having the probability 1/6. तो इस तरीके से कुछ हमारे पास उसका प्लॉट मिलेगा. अभी हमने क्या किया, we all know about the random variable. Random variable करते क्या बेसिकली हर आउटकम को एक प्रोबेबिलिटी के साथ एसोसिएट करते हैं, ऐसे फंक्शन को हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं. तो हमने पहली बार थ्रो किया, हमारे पास आउटपुट आया 2, द डाइस सोर्स 2. फिर हमने क्या किया, एक सेकंड थ्रो किया, हमारे पास आउटपुट आया 5, एंड देन थर्ड थ्रो किया, हमारे पास आउटपुट आया 4. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स हैं. बेसिकली x1, x2, x3 दे आर ऑल इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल. इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि एक थ्रो और नेक्स्ट थ्रो के बीच में कोई इफेक्ट नहीं होता है, उनकी वजह से देयर इज नो रिलेशन, सो दैट इज दे आर इंडिपेंडेंट. उसके बाद से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो x1 से हमने यहाँ पे 3 ही शो किया, बस इन जनरल हम n रैंडम वेरिएबल को इस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं जो कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं. f जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, जो कि यहाँ पे इस केस में हमारे पास डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है. और अगर हम बात करें इनके एवरेज की, तो अगर हम एवरेज फाइंड करें फ्रॉम x1 टिल x6, अगर हम ले लें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एंड डिवाइड करें उसको 6 के साथ, वी आर गोइंग टू गेट द मीन एज 3.5 और स्टैंडर्ड डिवीजन हमें मिलेगा 2.91. आफ्टर दिस व्हाट वी कैन डू इज, अगर हम एक सैंपल लेते हैं जिसमें कि हमने 3 एलिमेंट लिया, रैंडम वेरिएबल हमारे पास 3 है, 2 5 4. अब उन रैंडम वेरिएबल का अगर हम एवरेज लेते हैं तो व्हाट वी गेट इज द सैंपल मीन और सैंपल एवरेज. हमारे पास 3 रैंडम सैंपल है या रैंडम वेरिएबल बेसिकली x1, x2, x3, तो उसका अगर हम एवरेज निकालते हैं वी गेट द सैंपल मीन विच इज 3.67. अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके सैंपल को इंक्रीज करेंगे, सैंपल साइज को. इनिशियली हमारे पास सैंपल साइज कितना था, 3 का. हमने फिर से क्या किया, एक दूसरा सैंपल लिया, फिर से उसका हमने क्या किया, सैंपल मीन कैलकुलेट किया, तीसरा सैंपल लिया, सैंपल मीन निकाला. ऐसे करते करते हम क्या कर रहे हैं, वी कीप ऑन टेकिंग रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3 और हम उसको ट्राई करेंगे प्लॉट करने का. तो कुछ इस तरीके का कर्व हमें मिलेगा. यहाँ पे हमने सैंपल मीन को लिया हुआ x एक्सिस पे और y एक्सिस पे हमारा फ्रीक्वेंसी है. दैट्स हाउ वी प्लॉट द हिस्टोग्राम. करेक्ट. अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अभी हमें कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने 20 सैंपल अगर लिया, 20 सैंपल का मतलब क्या हुआ, हर बार हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया कि 3 हमारे पास रैंडम वेरिएबल था, उन्हीं का हमने मीन निकाला एंड दैट वाज आवर सैंपल मीन. अब हमारे पास हर सैंपल में 20 एलिमेंट्स हैं और हर बार हम वही मीन को कैलकुलेट करते हैं. तो कुछ इस तरीके का हमारे पास डेटा आएगा. अगर हमने 80 सैंपल लिया, कुछ इस तरीके का, 300 सैंपल लिया तो इस तरीके का डेटा, 5000 सैंपल लिया तो कुछ इस तरीके का हमारे पास कर्व दिखाई पड़ेगा, पैटर्न दिखाई पड़ेगा. एंड इसी पैटर्न या कर्व को हम बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व. तो देखिए इनिशियली हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन था दैट वाज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. लेकिन इवेंचुअली जब हम उसके हर बार सैंपल मीन को फाइंड कर रहे हैं, जैसे जैसे हम सैंपल साइज को बढ़ाते गए, हमें एक पैटर्न इमर्ज होता हुआ दिखाई पड़ा एंड दैट इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो बेल शेप्ड कर्व है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही कर्व होता है. एंड दिस इज दिस इज द सेंट्रल लिमिट थ्योरम. सो दिस देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पास एक वियर्ड सा, मतलब एक रेक्टेंगुलर, हमारे पास इनिशियली रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से था, हमने उसको कन्वर्ट किया बाय टेकिंग नंबर ऑफ सैंपल साइज, और द सैंपल साइज जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे इस तरीके का हमारे पास एक पैटर्न दिखाई पड़ेगा. और यहाँ पे हम देख पाएंगे कि जो हमारा सैंपल मीन है वो इवेंचुअली फॉलो किसको करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को. ये ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन डज नॉट फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, रादर इट इज द सैंपल मीन दैट फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. और इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है सैंपल मीन का
वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ना कि पॉपुलेशन। इट विल रिमेन एज इट इज, वॉट एवर वॉज द इनिशियल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे पास सेम ही रहेगा। तो ये ध्यान हमें रखनी है। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब हम आ जाते हैं अपने लेक्चर पे। सो दैट वाज अ विजुअलाइजेशन ऑफ व्हाट एक्चुअली वी मीन बाय द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। उसी तरीके से ये सारे सवालों के जवाब का आंसर भी वही है, दैट इज द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सवाल क्या है कि जो हाइट होते हैं ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द पीपल, या एग्जाम स्कोर ले लें स्टूडेंट्स की, या मेजरमेंट एरर जो फिजिक्स में हम एक्सपेरिमेंट के समय में मेजर करते हैं, वो इवेंचुअली फॉलो करते हैं बेल शेप्ड कर्व को। भले ही इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन कितना भी अलग, कितना भी वियर्ड क्यों ना हो। उसी तरीके से इलेक्शन में हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द न्यूज़ चैनल अपना पोल कराते हैं इलेक्शन से पहले कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है, कितने सीट आने वाले हैं। सो वहाँ पे मेरे लिए हम 1000 वोटर्स या 2000 5000 वोटर्स का ओपिनियन लेकर के पूरे देश का एक ओपिनियन सेट करने की कोशिश करते हैं, दैट टू विद एन मार्जिन ऑफ ±3%। इसको मैथमेटिकली जस्टिफाइड कैसे कर सकते हैं? सो दैट इज द रीजन अगेन द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। उसी तरीके से अगर हम एक, जैसा कि हमने देखा अभी, एक डाई को बहुत बार रोल करें, इवेंचुअली जो उसका सैंपल मीन होगा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट विल इवेंचुअली फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया है, क्लास में हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट्स का हाइट, कोई शॉर्ट होगा कोई टॉल होगा, सबका अपना हाइट है। तो हम क्या करेंगे, सारे स्टूडेंट्स के हाइट को मेजर करने के बजाय, बिकॉज इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, सो व्हाट वी डू, वी टेक अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स और उनका हम सैंपल मीन निकालेंगे। हमने क्या किया, 5 सैंपल पहले लिया, हर सैंपल में 10-10 स्टूडेंट है, तो हमारे पास 5 अलग अलग सैंपल मीन मिलेगा। उसको हमने प्लॉट किया हिस्टोग्राम पे। जब 50 सैंपल लिया, 500 सैंपल लिया, एंड आफ्टर इन्फिनिटी हियर रिप्रेजेंटिंग द more number of sample, it can be 1000 2000 और 3000, एंड इवेंचुअली हम देखेंगे कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है सैंपल मीन का, वो फॉलो किसको करेगा, बेल शेप्ड कर्व। सो दैट इज व्हाट आवर सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज द रैंडम वेरिएबल। हमें पता है कि हर किसी भी इवेंट के आउटकम को, या किसी भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम को एक प्रोबेबिलिटी असाइन करता है, एक रियल नंबर असाइन करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द रैंडम वेरिएबल। इट इज अ फंक्शन। जैसे कि अगर हम एक डाई को रोल करेंगे, सो 1 से 6 तक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 सबके लिए है, करेक्ट। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन क्या शो करता है कि हाउ लाइकली ईच वैल्यू इज टू अकर। डिफरेंट प्रोसेसेस हमारे पास अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा डाई के केस में। हमारे पास और भी होते हैं, एक्सपोनेंशियल, बाई मॉडल, बाइनोमियल, पॉइजन, बहुत सारे हमारे पास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। बेसिकली ये शो करते हैं कि हर वैल्यू के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। रॉ डेटा जो हमारे पास, जो इनिशियल डेटा होता है, उसके पास कुछ भी शेप हो सकता है, लेकिन CLT जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, वो रॉ डेटा के लेकर के कुछ कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करता है, रादर वो किसके बारे में बताता है, सैंपल मीन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो कि हमेशा इवेंचुअली फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो हमें ये कुछ कीवर्ड्स या टर्मिनोलॉजीज है जिससे हमें अवेयर रहना चाहिए, विच इज अ पॉपुलेशन, जो पूरा ऑब्जर्वेशन हमारे पास, जिसको लेकर के हमें स्टडी करना है कंप्लीटली, दैट इज द पॉपुलेशन। सैंपल का मतलब क्या हुआ, पूरे पॉपुलेशन को हम स्टडी नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज टाइम टेकिंग, एक्सपेंसिव। सो उससे हम बचने के लिए क्या करते हैं, कुछ सैंपल लेते हैं, उसी में से बेसिकली उसी का एक सबसेट होता है। पैरामीटर क्या होता है, बेसिकली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पॉपुलेशन, जो डिस्क्राइब करता है पॉपुलेशन को। इसको हम डिनोट करते हैं म्यू और सिग्मा से। म्यू इज आवर मीन, ट्रू मीन, और सिग्मा हमारे पास क्या होता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। उसी तरीके से सैंपल को डिस्क्राइब करने के लिए वी यूज स्टैटिस्टिक्स, विच इज कॉल्ड एज द सैंपल मीन, एक्स बार, एंड द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, विच इज एस। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम में हमारे पास ये अजम्पशन होता है कि जो भी हमारे पास x1 से xn तक जो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा पहले ही, और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वो सारे जो रैंडम वेरिएबल है, दे मस्ट बी एसोसिएटेड विद द सेम डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं आने चाहिए। जैसे कि हमने एक डाई को क्या किया, n टाइम्स रोल किया, हमने हर बार क्या किया, उसके एवरेज को फाइंड किया, इसी चीज को हमने 1000 टाइम्स रिपीट किया, प्लॉट किया एक हिस्टोग्राम्स को,
और जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज करता जाएगा हम ये पाएंगे कि वो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द सैंपल मीन इट विल इवेंचुअली फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें ध्यान रखना है कि सैंपल साइज जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे, करेक्ट, नो मैटर हाउ फ्लैट, स्क्यूड और वियर्ड द source distribution or the raw data, the distribution of sample mean, it will always converge to a normal bell or a normal distribution as n approaches infinity. N approaches infinity का मतलब n becomes very large. And this particular term you can see here, sigma over root of n is called as the standard error. Basically this is the standard deviation, but we are using the terminology standard error. क्यों? क्योंकि standard deviation is associated with the individual observation. And standard error, this is associated with the statistics which is called as the sample mean. So यहाँ पे हम standard error का यूज कर रहे हैं। So sample mean का अगर हम प्रॉपर्टी या डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या है कि हमारे रैंडम वेरिएबल या x1 से xn तक वो फॉलो करता है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को, और हर रैंडम वेरिएबल का अपना एक एक्सपेक्टेशन होगा, वेरिएंस होगा, एक्सपेक्टेशन वी आर टेकिंग एज म्यू, और उसका वेरिएंस हमने लिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर। तो सैंपल मीन कैसे निकालेंगे? सारे रैंडम वेरिएबल का एवरेज। और हमें पता है कि ये जो सैंपल मीन होता है दैट इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, मतलब उसका जो एक्सपेक्टेशन होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द ट्रू पॉपुलेशन मीन। उसी तरीके से वेरिएंस अगर हम निकालेंगे सैंपल वेरिएंस तो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, क्योंकि इंडिविजुअल का सिग्मा स्क्वायर है। तो अगर हम वेरिएंस फाइंड करेंगे x1 plus x2 so on till xn, it will be n times sigma square, correct, but then we have to divide by n square because of the variance का property, और वहां से हमें मिलता है सिग्मा स्क्वायर बाई n, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वी गेट द स्टैंडर्ड एरर or the standard deviation. Here we are using the term standard error because it is associated with the statistics called as the sample mean, and वो value हमें मिला हुआ है sigma over root of n. Now comes the central limit theorem. This is the formal statement कि अगर हमारे पास independent और identically distributed random variables हैं, जिस हर एक individual का जो expectation है वो mu है और हर इंडिविजुअल का जो अपना वेरिएंस है दैट इज सिग्मा स्क्वायर, तो हम डिफाइन करते हैं इसको सैंपल मीन को कुछ इस तरीके से, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो उस केस में जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है सैंपल मीन का, इट फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यू कैन सी दिस, xn फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन x बार जो है उसी को जब हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं विच इज डिनोटेड बाय z, तो हमें क्या मिलता है? z is equals to, we know, x minus mu upon sigma, correct. Here in place of x we are having xn bar, correct, or instead of sigma what we are having sigma divided by root of n. So यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इवेंचुअली जो हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में जब हमने xn बार को कन्वर्ट किया वो फॉलो करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन 0 एंड द वेरिएंस 1. ओके, सो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके सिग्निफिकेंस को हम समझ लेंगे। जो स्टैंडर्ड एरर हम लिख रहे हैं जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ और हमें समझने की ज़रूरत है कि ऊपर ये जो है xn बार माइनस म्यू, ये बताता है कि जो हर इंडिविजुअल वैल्यू है वो हमारे ट्रू मीन से कितना ज़्यादा डिफर करता है, और सिग्मा ओवर रूट एन क्या है? हमारा एरर है। अभी सिग्मा ओवर रूट एन के सिग्निफिकेंस को समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। n का वैल्यू 4 लेंगे तो थोड़ा सा लेस स्प्रेड होगा, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू अगर हम 4 लिखते हैं तो इट विल बिकम रूट ऑफ 4 दैट इज 2, तो स्प्रेड विल बी हाफ एज वाइड एज द ओरिजिनल। सिमिलरली 9 लेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 25 लेंगे तो 1/5 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है एज वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सैंपल। एक चीज हमें ध्यान रखना होगा कि अगर हमें अनसर्टेनिटी को हाफ करना है तो हमें क्या करना होगा? 4 टाइम्स ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लगेंगे, ज्यादा सैंपल लगेंगे। सो दैट वाज द significance. In the next lecture we will be doing some numericals. Hope you have this idea now of what is CLT. Thank you for watching.